बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। बिलाखिर बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। 3-4 दिनों से बड़ा शोर मचा हुआ था कि जनाब ISI के DG के तकर्रर के हवाले से वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बड़ा तनाव है और वो रस्सी बड़ी खिंच गई है कि टूट टाटी ना जाए, इस तरह की बातें हो रही थी। आज वो जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जो काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, तो ये हल हो गया है। एक पेज पर हैं वज़ीर आज़म की जो है ऑफिस का जो इज़्ज़त का ख्याल रखा जाएगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फ़ौज की इज़्ज़त का भी ख्याल रखा जाएगा, इस तरह की उन्होंने कोई बात की। और वज़ीर आज़म साहब ने भी एतमाद में लिया है काबीना के अरकान को, अपने वज़रा को, और वहाँ उन्होंने भी कुछ बातें शातें की हैं। वहाँ ज़राए से कुछ खबरें भी बाहर आईं। फिर बाद में PTI के जो चीफ व्हिप हैं पार्टी के, उन्होंने बहुत सारी जो ज़राए से चलने वाली खबरें थी उनकी तस्दीक भी कर दी है। और क्या वाक़तन ये फड्डा जो है ये ख़त्म हो गया है या मामला बिगड़ेगा? अगर ख़त्म हो गया हो तो किन शराइत पर ख़त्म हुआ है, इस पर बात करेंगे। और फिर 12 अक्टूबर के हवाले से नवाज शरीफ साहब का कोई ट्वीट श्वीट कोई बयान शियान नज़र से नहीं गुजरा मेरे, वो क्यों खामोश है? ये भी एक सवाल तो बनता है ना। 12 अक्टूबर 1999 को उनकी हुकूमत जो है वो घर भेजी गई थी, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, वो इस पर खामोश है। और क्या बात किसी को शुक्रिया का ख़त लिखने तक पहुंच गई थी, लेटर ऑफ थैंक्स तक बात पहुंच गई थी? वो पहुंची थी तो क्या मामला होने वाला था, और या क्या अब भी वो लेटर जो है वो किसी को लिखा जा सकता है? आज का जो वीलॉग है थोड़ा सा मैं समझता हूँ शायद में भी ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन पे हो, बहुत सारे लोगों को वो पसंद ना आए। बहरहाल अल्लाह मालिक है। मामला जो है वो ये है कि जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जनाब काबीना के इजलास की उन्होंने ब्रीफिंग दी है, और फिर ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की तवील नशिस्त हुई है रात, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था थोड़ा सा, कि वो कहते हैं कि 90 मिनट की मीटिंग थी। और फिर जनाब उसमें DG ISI के तकर्रर के हवाले से कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, इसका फ़ैसला किया गया है। और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के बड़े करीबी तल्लुकात हैं, एक पेज पर हैं, और सिपह सलार की इज़्ज़त में कमी नहीं आने दी जाएगी। और फिर वो जो फ़ौज है वो भी वज़ीर आज़म के ऑफिस के तक़द्दुस का ख्याल रखेगी। इस तरह के वो मुलाकात के हवाले से वो बता रहे थे। और नए जो कानूनी तकाज़े पूरे करके नए DG ISI का तकर्रर किया जाएगा। एक बात उन्होंने ये की। और वज़ीर आज़म के हवाले से ये खबर आई कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मामला जनाब ISI का खुश उसलूबी से हल होगा और मामले को गलत रंग देने की कोशिश ना की जाए, हम एक पेज पर हैं। तो फिर जो कुछ खबरें ऐसी आई कि जनाब किसी वज़ीर ने कहा वज़ीर आज़म से कि जनाब ये जो तल्लुकात हैं फ़ौज के और हुकूमत के बड़े अच्छे होने चाहिए, ये आप जो कुछ ऐसा करें कि मामला ठीक रहें, तल्लुकात ठीक रहें। तो वज़ीर आज़म ने कहा यह तल्लुकात की बात नहीं, ये वज़ीर आज़म ऑफिस के इज़्ज़त और वक़ार का मामला है। ये पहले तो ज़राए से ये खबर आई। फिर जो इनके चीफ व्हिप हैं PTI के आमर डोगर साहब, उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म चाहते थे कि फैज़ हमीद साहब कुछ माह मज़ीद DG ISI रहें। और वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते हैं कि फ़ौज की इज़्ज़त है तो वज़ीर आज़म की भी इज़्ज़त है। ये मामला है। अब इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं बयान कर दूँ। अब चीज़ें खुल रही हैं तो फिर खुलनी चाहिए। ये कोई काफ़ी अरसे से ये लगे हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बार बार जाकर कह रहे हैं वज़ीर आज़म से DG ISI की तब्दीली के हवाले से, लेकिन वो 3 दफ़ा वो गए हैं वज़ीर आज़म के पास, वो जुलाई में भी और फिर इस तरह मुख्तलिफ मौक़े पे कि जनाब DG ISI की तब्दीली जो है ना इसके बारे में आप गौर फरमाएँ, कुछ करें। वजह उसकी ये नहीं थी कि वज़ीर आज़म को DG ISI जो है वो
क्योंकि पसंद था इसलिए बाजवा साहब उनको हटाना चाह रहे थे, ऐसी बात नहीं। उन पे भी एक प्रेशर था, एक दबाव था, प्रेशर था उनके जो जर्नैल हैं कोर कमांडर्स का मुबैना तौर पर। वो ये कह रहे थे कि जनाब बातें बहुत हो रही हैं और ये पोस्ट कर रहे हैं ख़ुद को आइंदा के आर्मी चीफ, इनके अब हो जानी चाहिए ट्रांसफ़र। तो 5 अक्टूबर को जब कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है तो वहाँ आर्मी चीफ ने तमाम मामलात कोर कमांडर्स के सामने रखे और उन्होंने बताया कि जनाब 3 दफ़ा मैंने कोशिश की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब अब नहीं, अब आप मिले और उन्हें बताएं कि बहुत हो गया है, अब नहीं चल सकता। और दूसरा ये है कि वैसे भी फैज़ हमीद साहब अगर कोई कोर कमांड करेंगे फिर ही वो जो पोस्ट किया जा रहा है कि वो अगले आर्मी चीफ हैं 2 साल पहले ही, तो वो बात जो है उसको भी ज़ाहिर है वो उसके लिए अहल हो जाएंगे। तो आप जाकर बात करें वज़ीर-ए-आज़म से। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से बात की, वो कहते हैं कि वो एक ही नाम लेकर गए थे, वो था वो अंजम साहब जो हैं, नदीम अंजम साहब, उनका जिनका ISPR ने वो ऐलान जारी किया कि जनाब वो नए DGI से। वहाँ कोई ऐसी बात जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो कहते ये हैं कि उस वक्त तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया, उन्होंने जब उनको बताया कि ये सलाहियतें हैं इनमें, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जनाब अगर फ़ैसले पहले ही कर लेने हैं, पहले ही फ़ैसला करके आए हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने जाके नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया या ऐलान जारी कर दिया ISPR की तरफ से और फैज़ हमीद साहब को पेशावर भेज दिया कोर कमांडर बनाकर और इन्हें DGI-SI के तौर पे उन्होंने कह दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जनाब कहा कि जनाब ये कि आपने तो 3 नामों का पैनल भेजना था। वो कहते ये हैं कि जब पैनल उस वक्त भेजा जाता है जब ख़त किताबत हो रही हो, अगर एक ही नाम पे इत्फाक हो जाए तो फिर पैनल भेजने की ज़रूरत नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अदम इत्फाक नहीं किया था इस नाम से, नदीम अंजम साहब के नाम से, तो इसलिए वो कर दिया हमने। और वो मैंने पिछले भी लाग में भी कहा था, उससे पिछले भी कहा था कि आम तौर पर क्या बल्कि जी रवायत यही है, तरीका यही है कि वो जो नोटिफिकेशन है वो GHQ से जारी होता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का नोटिफिकेशन वाली जो बातें हैं वो मुझे कानून दिखा दे। वो लोग हमारे दोस्त कहते हैं कि जनाब दिखाएं किस कानून में लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन वहाँ से होना था, क्योंकि वो आम तौर पर एक आध मरतबा हुआ है। कल्लू साहब जो थे वो बेनज़ीर ने जो लगाए थे वो रिटायर्ड जर्नैल थे, लेकिन आम तौर पे हाज़िर सर्विस जर्नैल होता है तो वही लगता है। अगर ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है और वज़ीर-ए-आज़म के ताबे ISI है, फिर तो भाई जी कई सेक्टर कमांडर जो है उनका तकर्रर जो है वो भी इल्लीगल है। फैज़ हमीद साहब के बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब की अपनी एक राय है, पता नहीं इस्तिखारा है या फाल निकाली हुई है या क्या मामला है कि जनाब ये मेरे बड़े काम के आदमी हैं। वो पहले कभी कहा गया जनाब कि वो जो है ना सेनेट के इलेक्शन हैं, फिर कभी कहा गया कि जनाब मेरी वो अदम एतमाद है, मैंने एतमाद का वोट लेना है, फ़लाँ काम के लिए मुझे ज़रूरत है और फ़लाँ काम के लिए ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें करके वो मामले को कह रहे हैं आपके लिंगर ऑन कर रहे थे, लटका रहे थे, लेकिन बिल आखिर वो हो गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। GHQ में उन्होंने कर दिया। ये जो जब से वो शुरू किया है ना उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इनकार करना कि नहीं मुझे यही चाहिए, अभी तब्दील ना करें, उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ ऐसी की गई जो DGI-SI को एतमाद में लिए बगैर GHQ ने की। मसलन कोयटा और लाहौर के जो सेक्टर कमांडर्स हैं वो DGI-SI की मर्ज़ी के बगैर डायरेक्ट तैनात किए गए। आज़ाद कश्मीर के जो सेक्टर कमांडर, जो सेक्टर इंचार्ज, उन्हें भी DGI-SI की मुशावरत के बगैर तैनात किया गया। फिर DGC एक होते हैं, बड़ा अहम होता है, जिसमें कभी फैज़ हमीद साहब भी तैनात रहे, वो बड़ा अहम होता है। वो उनके ज़रिए सारे वो जो GHQ था वो ISI को
ان के साथ रिपोर्टें और ये वो सारा हो रहा था। फैज़ हमीद साहब जो हैं वो तो सारा मामला वो कहते ये हैं कि वज़ीर आज़म साहब के वो जो मामला थे उनको निपटाने में लगे हुए थे। और फिर कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जब फैज़ हमीद साहब जो हैं ये DGISI बनने से पहले वो जब एतमाद वाला ने रोला पे यार सैनेट विच, ठीक है ना, उस वक्त आसम मुनीर साहब DGISI थे। ये मई जून जुलाई 2019 की बात है। उस वक्त पहले मौलाना साहब ने कहा कि जनाब हम अदम एतमाद लाएंगे। जब 64 वाला यार 64 बंदों ने हाथ खड़े किए थे तहरीक पेश करने के लिए, वोट बाद में 48 पता नहीं कितने निकले थे। सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और फिर वो सुना ये है कि इन्होंने मदद मांगी थी वज़ीर आज़म ने ISI से। उस वक्त मैंने अर्ज़ किया कि आसम मुनीर साहब थे। फिर 26 जून को APC में फ़ैसला किया गया कि जनाब तहरीक अदम एतमाद लाएँ, और 9 जुलाई को शायद वो पेश की गई थी। उस वक्त जो थे साहब ISI को, उन्होंने क्योंकि मई में ये मामला आ गया, मई में कोशिश की कि जनाब किसी तरीके से इनको ज़रा काबू शाबू करें तो वो अदम एतमाद ना आए। तो फिर वो कहते ये हैं कि फैज़ हमीद साहब की मुलाकात हुई थी कोई वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म साहब ने फिर उनको DGISI लगा दिया था। और वो DGISI 17 जून 2019 को लगे थे। और फिर उस पर जो वोटिंग शोटिंग वाला मामला जैसे भी हो गया था, बहरहाल पोलिंग 1 अगस्त को हुई थी। तो वो फिर देख लें आप कि वो तहरीक जो है वो नाकाम हो गई थी। खान साहब जो है समझ रहे हैं कि जनाब यही मामला था, यही साहब हैं जो मेरी बैसाखी हैं और मेरी बैसाखी छीनने की कोशिश की जा रही है। जब ये फड्डा हो गया ना, उसके बाद कुछ 3-4 वज़ीर जाते हैं मामला ठीक करवाने के लिए। जब वज़ीर आज़म साहब ने कहा ना कि जनाब मेरी मर्ज़ी दे नाल नहीं तो तुसी फिर जो आप ही फैसला करके आ गए हो, तो फिर मेरे दफ्तर दा वकार किधर गया और मैं किधर गया वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि 3 नाम भेजने चाहिए थे, उन्होंने एक ही नाम डिस्कस किया और उसी का नोटिफिकेशन कर दिया। वो कहते हैं कि 3 नाम आने चाहिए थे वज़ारत दिफा के तवस्सुत से, और फिर मैं उनमें से एक बंदे को चुनता जो कि लीगल पे है। वो कहते हैं पैनल आना चाहिए था, पैनल नहीं आया। तो खैर वो जनाब लोग गए हैं, उन्होंने जाके आर्मी चीफ से मुलाकात की है वज़रा जो हैं। अब वहाँ जो है वो उन्होंने यही बात की कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जनाब मुझे बंदे पे तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आपने ये गलत किया है। तो उन्होंने बताया उनको सारी सूरत हाल कि जनाब ये एक तो कोर कमांडर्स का फ़ैसला था, मीटिंग में हुआ था, और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म साहब ने अदम इत्तफ़ाक़ किया ही नहीं था उस नाम पे नदीम से, और फिर ये भी फ़ौज की इज़्ज़त का मामला, इस तरह की बात शायद की। तो उन्हें जो वज़ीर साहबान गए थे, अब मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने वही पुरानी धमकी दी कि जनाब वो उनका पता ही है, वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, इस तरह की कोई बात वहाँ हुई है। तो कहा यह गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन्हें कहा है कि भाई उन्हें कहें कल तोड़नी है तो आज तोड़ दें, हमें इससे क्या लेना देना, आपकी सियासत है, आपकी मर्ज़ी है, दिल करता है असम्बली तोड़ दें, दिल करता है हुकूमत तहलील कर दें, नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो मार्शल लॉ की बात हुई वहाँ, उन्होंने कहा मैं मार्शल लॉ क्यों लगाऊँ, मेरा इस मामले से क्या तल्लक। ये एक बात जो है मुझे पता चली है कि वहाँ फिर उन्होंने जाकर वज़ीर आज़म कहा, फिर वो उन्होंने को तरले शरले किए कि जनाब मुलाकात करेंगे, वो इसको हल कर लेंगे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। अब ये ख़बरें ये चल रही हैं कि तय ये हुआ है कि नदीम अंजम समेत, जनरल नदीम अंजम समेत 3 नाम भेजे जाएंगे वज़ीर आज़म को दोबारा, और उनमें से एक नाम का जो है वो तकर्रर कर दिया कि मंजूरी देंगे वज़ीर आज़म साहब, और वो नाम होगा नदीम अंजम साहब का ही। ये कहते हैं कि ये तय हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुक़्तदरा है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो थोड़ी सी इस पर अदम इत्मीनान का इज़हार भी कर रही है कि 3 नाम तो हम भेज रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि वज़ीर आज़म अपने वादे पर कायम रहते भी हैं या नहीं।
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی استخارے کا معاملہ ہے، استخارہ ہے یا فال نکالی ہے کسی نے، جو کچھ اس طرح کی بات یا ستاروں کی کوئی بات ہے، وہ مجھے کسی نے بتایا کہ یار میں اس پہ تو اگر بات کروں گا تو پھر لگے گا کہ شاید ذاتیات کی بات ہو رہی ہے، ذاتیات تک آپ اتر آئے ہیں، تو اس کو رہنے ہی دیں۔ بہرحال وہ بھی تھوڑا سا بیچ میں چل رہا ہے معاملہ۔ اور پھر یہ بھی وہ جو میں کہا نا لیٹر ٹو تھینک یا لیٹر آف تھینکس، جو بھی اس کا نام ہے، وہ کسی کو جیسے یار وہ نہیں تھے کور کمانڈر کوئٹہ جو نواز شریف سے وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی تھی تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا، وہ خط شت دے کے، اس طرح کے خط بھی ہوتا ہے کوئی، وہ اس سے کوئی انضباطی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوتا، تنخواہ امرات پینشن ونشن جو ہے وہ شاید ملتی رہتی ہے، کورٹ مارشل بھی نہیں ہوتا، لیکن جس بندے کو وہ لیٹر چیف آف آرمی اسٹاف بھیج دیں وہ نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی ابھی تک چل رہی ہیں کہ کسی کو کوئی لیٹر ہی نہ مل جائے یار، ایسا لیٹر آف تھینکس ہی نہ جاری ہو جائے کسی کو، اس طرح کی بھی وہ جب ایک طرف سے دھمکیاں آ رہی ہوں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے، دوسری طرف سے بھی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نکلے گی غصے میں بات، تو یہ سارا۔ اور دوسرا نون لیگ کیوں خاموش ہے؟ 12 اکتوبر ہو، میں نے پہلا بھی لاکھ اس پہ کیا، بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی، ٹی وی پہ پروگرامز ہوئے، لیکن آپ کے جو جن کے ساتھ بیتی تھی، جن کی حکومت گرائی گئی تھی، مارشل لگا تھا، اور انہوں نے پھر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی بھی کی جب انہیں موقع ملا، جب ان کی حکومت، ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ شویٹ یا اس طرح کی بات یا کوئی تقریب، یہ خاموشی سی ہے۔ یہ خاموشی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ خود تماشا کرنے والوں میں بھی سی ہیں۔ وہ جو بھی میں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ کل توڑ دا تے اج توڑ دے اسمبلی، یہ حکومت تحلیل کر لے، وہ ان کو یہ پتہ ہے، اب ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی اگر ہم نیوٹرل ہو گئے تو 15 دن میں حکومت گرا دینی انہوں نے آپ کی، اور اگر آپ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں جاتے ہیں قبل از وقت تو آپ کو شاید 10 سیٹیں بھی نہ ملے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو ہی پتہ ہے۔ اب وہ جو وزراء ہیں جو بیچ میں پڑے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے، آپ کے صاحب جو ہیں آپ نے ریکمنڈ کیے ہیں یا آپ نے جن کا اعلان کر دیا ہے یا جن کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، وزیر اعظم صاحب اسی کو مان لیں گے، لیکن آپ جو ہے نا پروسیس وہی طریقہ کار اختیار کریں جو ماضی میں ہوتا تھا کہ 3 نام بھیجیں، اور ان میں سے ایک جو ہیں ندیم انجم صاحب، ان کو وزیر اعظم صاحب اوکے کر دیں گے، اور پھر ان کا نوٹیفیکیشن جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جاری کریں۔ لیکن وہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اتنا پھٹا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی وزیر اعظم صاحب کو اس پہ اتنا سٹینڈ لینے کی، اور وزیر اعظم آفس کے تقدس اور وقار کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہی کا بھیجا ہوا نام جو ہے وہی ایکسیپٹ کرنا تھا، اسی نام پہ اتفاق ہونا ہے، اور اگر اس پہ نہیں ہوتا وزیر اعظم صاحب وہی بات کہ سجید کھا کے کھبی والی گل کرن، تو پھر وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب واضح کر دیا ان پہ، وزیروں پہ انہوں نے، کہ جناب یہ میرے اکیلے کا فیصلہ نہیں، یہ پورے جو کور کمانڈرز میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا، اور دی بیسٹ جو آدمی تھا وہ ہم نے ISA کے لیے اس کی خدمات جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ فیاض حمید صاحب والا تو وہ پتہ کٹ گیا نا کہ وہ واپس آ جائیں گے یا انہی کو کنٹینیو کروایا جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ وہ تو خود اب جان چھڑا کے نکل رہے تھے کہ جناب نکلوں میں، وہ ظاہر 1 سال کی وہ کور والی جو ایک روایت ہے یہاں پہ، اس کے حوالے سے پھر وہ یہ سارا معاملہ ہے۔ اور جو خاموشی ہے نون لیگ کی، یہ بھی کوئی معنی خیز ہے، یہ بھی کچھ لگتا ہے کہ معاملات کو وہ سمجھ گئے ہیں
یا سمیل کر گئے ہیں یا وہ سارے گیم کا بیچ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں وہ حصہ ہیں. کل وہ مریم کی اور جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں بھی فیاض حمید صاحب کا حوالہ ہے اور نیب چلے گیا ہے کہ جناب ان کی بیل کینسل کریں. یہ بڑے جناب وہ ہمارے خلاف بڑی تقریریں کرتی ہیں، ہمیں بڑا زچ کیا ہوا انہوں نے. وہ اس کی جو کارروائی ہے وہ بھی تھوڑا بہت جو اشارے ہیں اس سے کل ملیں گے. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.